मुझे नहीं पता था दुनिया में यूपीएससी को लेकर क्या कंपटीशन चल रही है। मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली, कभी भी कोई भी छुट्टी लेना ज़रूरी नहीं मानती मैं एग्जाम्स में, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यूपीएससी इज़ नॉट अ गारंटीड। नमस्कार। हम ये सोचते हैं कि शादी हमारे ज़िंदगी को परिपूर्ण बनाती है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी एक एनआरआई से हुई, जो शादी के सिर्फ 15 दिनों के अंदर मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस करने का सोचा और वह उसमें सफल रही। मैं हूं कोमल गनात्रा और आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैसियत से कार्यरत हूं। मेरे बचपन में मेरी पढ़ाई गुजराती मीडियम में हुई। मातृभाषा में पढ़ाई करने का गर्व है मुझे, क्योंकि मातृभाषा ने मेरी सक्सेस में बहुत ही गहरा रोल निभाया है। जैसे कि मैंने पूरी यूपीएससी एग्ज़ाम गुजराती मीडियम में दी और जिस साल मैंने क्लियर किया उस साल मैं गुजराती लिटरेचर की टॉपर थी। मेरे पापा टीचर थे। वो हमेशा हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाते थे। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे 2 छोटे भाई हैं जो आज अपने क्षेत्र में बहुत ही आगे पहुँचे हुए हैं। इसलिए क्योंकि पापा ने बचपन में ही हमें एम्बिशियस बनना सिखाया। मेरे पापा ने मुझे 4 साल की उम्र में ये सिखाया कि बेटा तू बड़ी होके आईएएस बनना। हालांकि हमारे एरिया में वहाँ पे यूपीएससी को लेकर जागृति आज भी बहुत कम है, तो उस समय में तो होती ही नहीं होगी। 10th तक मैं हमेशा क्लास में टॉपर रहती थी। 12th के बाद मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन मैं परसेंटेज नहीं ला पाई, तो डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। ये तो छोड़ो, उसके बाद मैं कभी रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाई। मैंने उस वक्त 2 बातें थी, या तो आप डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। आज तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उस वक्त आपकी वैल्यू तभी होती थी या तो आप डॉक्टर हो या तो आप इंजीनियर हो। मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाई। मैंने सोचा चलो इंजीनियर बनेंगे, उसमें नाम कमाएंगे। मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन डिग्री इंजीनियरिंग जब करने का समय आया तो पैसे नहीं थे। मदर और फादर दोनों ही बीमार रहते थे। मैं छोटी उम्र में ही बड़ी मैच्योर बन गई, क्योंकि मुझे उनकी केयर करनी पड़ती थी। मैंने फिर ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ओपन यूनिवर्सिटी ने मुझे ये सिखाया कि कोई भी सब्जेक्ट जब आप खुद पढ़ना शुरू करते हैं तब कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 3 भाषाओं में अलग अलग यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन किए। महज 1000 रुपये की तनख्वाह से शुरुआत की थी, छोटी सी स्कूल में पढ़ाने का। उस वक्त मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। मैंने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस क्लियर कर लिया था। उस वक्त मेरी शादी एक एनआरआई से हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं जीपीएससी का इंटरव्यू दूं। मैंने हालात के साथ सारे समझौते किए। मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि उनको न्यूजीलैंड रहना था। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये इंटरव्यू नहीं देना है। मैंने सोचा ठीक है, हालात के साथ सारे समझौते किए, कहीं कहीं से, क्योंकि मैं उनको प्यार भी करती थी। लेकिन क्या होता है जब आपको प्यार करने वाला इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, वो स्पेशली जब आपका पति है। न्यूजीलैंड जाने के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल फ़ोन नहीं किया। वो शादी के महज 15 दिनों के बाद न्यूजीलैंड चले गए थे। उसके बाद मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। शुरुआत में हालातों से समझौता करने की बजाय मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं उनके पीछे जाऊंगी, मैं उनको यहाँ लेकर आऊँगी। क्योंकि उस वक्त एकदम से मेरी दुनिया डामाडोल हो चुकी थी। मैं ये बता नहीं सकती अभी कि मैं उस वक्त क्या फील कर रही होंगी। वो इतना बड़ा झटका था जिसको समझाया नहीं जा सकता। उसको समझाने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन उस वक्त मैंने बहुत प्रयत्न किए, उसमें भी मैंने बहुत प्रयत्न किए। मैंने पूरी न्यूजीलैंड की संसद को लिखा, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी मुझे जवाब दिया, सब लोगों ने मुझे जवाब दिया। लेकिन क्या किसी इंसान को फोर्सफुली वापस लाया जा सकता है? और क्या किसी इंसान के पीछे भागना आपकी ज़िंदगी का मकसद हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। मुझे समझ में आया कि आप हमेशा एक स्पेसिफिक गोल के लिए बने हुए हैं, और उस गोल को, उस क्षमता को आपको पहचानना होता है
किसी इंसान के पीछे भागना आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं होता है। उस वक्त मुझे समझ में आया कि शादी आपको परिपूर्ण नहीं बनाती है और एक स्त्री की आइडेंटिटी सिर्फ उसका पति नहीं होता है, वो खुद अपनी आइडेंटिटी बनाएगी। उस वक्त मुझे लगा कि बचपन में पापा ने जो मुझे सिखाया है वो सपना पूरा करने का समय आ चुका है और हालात भी थे। लेकिन वो डिसीजन इतना आसान नहीं था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि अब शादी वाले मामले में मुझे क्या करना है। मैंने हमेशा ये सोचा कि अब सबसे पहले मैं अपना कैरियर बनाऊंगी, सबसे पहले कैरियर, उसके बाद ही मेरी ज़िंदगी में कुछ भी होगा। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का फ़ैसला किया। जब फैसला किया, शुरुआत में मेरे पास नौकरी नहीं थी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तैयारी ऐसे नहीं होती है। लेकिन 2 साल बाद मुझे एक गवर्नमेंट टीचर की नौकरी मिल गई, जिसकी महज तनख्वाह 5,000 रुपये थी। मैं मेरे मम्मी पापा के गांव से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहने चली गई। वहाँ पे ना तो मेरे पास इंटरनेट था, ना ही न्यूज़पेपर इंग्लिश आता था वहाँ पे, ना ही मेरे पास स्मार्टफोन था, ना ही मेरे पास लैपटॉप था, मैगज़ीन भी नहीं आते थे। मैं दुनिया के कंपटीशन से बहुत दूर अपनी तैयारियों में व्यस्त थी। मुझे नहीं पता था दुनिया में यूपीएससी को लेकर क्या कंपटीशन चल रही है। मैं वो कंपटीशन देखने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रखी। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी, तो उस दौरान मैं 300 किलोमीटर अप डाउन करके अहमदाबाद अपना सब्जेक्ट सीखने जाती थी हर सैटरडे संडे। मैंने इस एग्ज़ाम के दौरान कोई भी छुट्टी नहीं ली, कभी नहीं। इवन यूपीएससी का मेंस, सिविल सर्विस मेंस, जो एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम माना जाता है, 9 पेपर होते हैं जो आपको 4-5 दिन में कंप्लीट करने होते हैं। उस वक्त मेरा सेंटर बॉम्बे था। मैं अपने गांव से, जहाँ पे रेलवे स्टेशन भी नहीं था, वहाँ से कहीं कनेक्ट करके मैं अपनी एग्ज़ाम देने वुमेन कोच में बैठ के एग्ज़ाम देने बॉम्बे जाती थी। पूरी रात आपको बैठ के सफ़र करना है ट्रेन में और सुबह एग्ज़ाम देनी है। फिर सैटरडे संडे एग्ज़ाम देके फिर मंडे को स्कूल में वापस स्कूल में काम करना है। मंडे टू फ्राइडे फिर से काम करना है, फिर से सैटरडे संडे आप एग्ज़ाम देने जाओगे। इस तरह से हार्ड वर्क करके मैं अपनी एग्ज़ाम तक पहुंची। जब दिल्ली में इंटरव्यू के लिए आई तो मैं पहली बार दिल्ली आई थी यूपीएससी का इंटरव्यू देने, वो भी सैटरडे मैंने स्कूल अटेंड किया था और मैं मंडे इंटरव्यू दे रही थी। मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली, कभी भी कोई भी छुट्टी लेना ज़रूरी नहीं मानती मैं एग्ज़ाम्स में, क्योंकि यूपीएससी आपको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं पूछता है, वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पूछता है। प्रैक्टिकल आपको लाइफ में अवेयरनेस होनी चाहिए, आपकी जर्नल अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए। वो तभी होता है जब आप वर्किंग हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्किंग होना। लेकिन यूपीएससी की वो तैयारियों के दौरान अपनी पेशेंस को बनाए रखना, एंजाइटी से दूर रहना, उन 5 सालों के दौरान इतना झटका लगने के बावजूद तैयारी में एकजुट रहना, अपने ध्यान को बनाए रखना, ये सब इतना आसान नहीं था उस वक्त जितना आज मैं बोल रही हूँ। वो बहुत मुश्किल दौर था, बहुत। लेकिन सच बता रही हूँ, वो मुश्किल दौर आज भी मिस होता है मुझे, क्योंकि और मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे मुश्किल दौर बार बार मेरी ज़िंदगी में आए, क्योंकि समस्याएं जब आपकी ज़िंदगी में आती है तो वो आपको सक्सेस दिलाने के लिए आती है, आगे बढ़ाने के लिए आती है, वो कभी आपको पीछे नहीं धकेलेगी। कभी कभी मैं सैटरडे संडे भी अपने माँ बाप के घर नहीं जाती थी। मुझे ये भी ख्याल आते थे कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरे पति कहाँ हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती रही उस वक्त कि जिस दिन मुझे सक्सेस मिल जाएगी उस दिन इन लोगों को जवाब मैं दे दूँगी। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यूपीएससी इज़ नॉट अ गारंटीड। तो ऐसा क्या था जो मेरे को एकजुट करे रखा, ऐसा क्या था जिसने मेरे हौसले को बनाए रखा? क्योंकि ये सफ़र मेरे लिए यूपीएससी का सफ़र नहीं था, मेरे लिए ये सफ़र मेरे आत्मसम्मान को वापस पाने का सफ़र था। और एक स्त्री जब अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और सफलता पाने के लिए मैं 3 चीज़ों को बहुत ही अहमियत देना पसंद करती हूँ। सबसे पहला डिटर्मिनेशन, आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा,
कभी गिव अप नहीं करना है। ज़िंदगी में जो कभी गिव अप नहीं करता वही सफल होता है। दूसरी चीज़, हार्ड वर्क। आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है ज़िंदगी में। और तीसरा, पेशेंस। उस हार्ड वर्क के समय में भी आपको अपनी पेशेंस बनाए रखनी है। वो पेशेंस ही आपको आगे ले जाएगी। थैंक यू।